आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, समान नागरिक संहिता, अब किसके लिए? भारतीयों के लिए। लेकिन एक समस्या है, भारतीय नागरिकता कहीं डिफाइन ही नहीं है। पूरी दुनिया में सिटीजनशिप डिफाइन है, और पूरी दुनिया की सिटीजनशिप लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। अमेरिका में कोई जाते ही वहां रहते सिटीजन नहीं बन जाता। अमेरिका के सिटीजनशिप ग्रीन कार्ड लेने के लिए 20 साल लग जाता है। सिंगापुर के सिटीजनशिप ले कम से कम 10 से 20 साल लग जाता है। बाकी छोड़ दिए, दुबई और अबू धाबी की सिटीजनशिप लेने के लिए भी 10 साल लगता है। जाओ, अप्लाई करो, वहां रहो, नौकरी करो, फिर प्रॉपर्टी खरीदो, जब वो सब हो जाएगा तब सिटीजनशिप मिलती है। भारत में जो आ रहा वही सिटीजन, जो आ रहा वही सिटीजन, रोहिंग्या भी सिटीजन, बांग्लादेशी भी सिटीजन, सब सिटीजन बनते जा रहे हैं। और उनके ह्यूमन राइट की बात भी हो रही है, और उनके ह्यूमन राइट के लिए पीआईएल भी हो जाती है, और कोर्ट एडमिट भी कर लेती है, और उनको कहता भाई ठीक है, इसको बिजली भी दो, पानी भी दो, पंखा भी दो, ये भी दो, वो भी दो। भारत तो संभल नहीं रहा। हम खुद ही 150 करोड़ पहले से हो चुके हैं। अपने लोगों को तो रोजगार, सब कुछ, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं हो रही है, लेकिन बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की चिंता हो गई। जहां तक आर्टिकल 44 की बात है, 23 नवंबर 1948 को लंबी चर्चा के बाद भारत ने यह तय किया, 23 नवंबर 1948, कि इस देश में सबके लिए एक नागरिक संहिता होगी। मैं मीडिया के डिबेट में था, तो बहुत सारे सेकुलर दल आजकल इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो बैरिस्टर साहब के प्रवक्ता बोले, एमआईएम के प्रवक्ता बोले, ये क्या मोदी जी खेल लेके आए हैं, ये क्या मोदी जी नया नया काम करते रहते हैं, ये क्या मोदी जी लेके आ गए। हमने कहा भाई, मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर 1950 है, यूसीसी की डेट ऑफ बर्थ 23 नवंबर 1948 है। ये मोदी जी से 2 साल बड़ा है। ये यूसीसी मोदी जी से 2 साल बड़ा है, इसका मतलब मोदी जी नहीं ला रहे हैं, ये हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल, अलादी कृष्णा अय्यर, वीएन राव, वो सब लेके आए थे इसको। मोदी जी उसको इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। एक सेकुलर नेता, अच्छा ये यूसीसी कैसे आ सकता है? हम लोगों का खान पान अलग अलग है, दक्षिण वाले इडली सांभर खाते हैं, यहां वाले पानी पूरी खाते हैं, यहां वाले ढोकला खाते हैं, ऐसा करके। हमने कहा ये यूनिफॉर्म फूड कोड नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है? यूनिफॉर्म, जोर से बोलिए जरा। एक और पार्टी का प्रवक्ता बोले, क्या बात करते हैं, ये भारत में कैसे हो सकता है? देखो ना, उधर वाले कुर्ता धोती पहनते हैं, इधर लुंगी पहनते हैं, ऐसे पहनते हैं, वैसे पहनते हैं। हमने कहा यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? यूनिफॉर्म। एक और आया, बोले हमारी भाषाएं अलग हैं, देखिए तो हम सब अलग, 10-10 मील पे हमारी भाषाएं बदल जाती हैं, तो यूसीसी कैसे आ जाएगा? मैंने कहा भाई, ये यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड भी नहीं है, सबको एक भाषा नहीं बोलना, सबको अपनी अपनी भाषा बोलना। ये क्या आ रहा है? यूनिफॉर्म। एक और आया, जब पीएम ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था ना कि एक परिवार में 2 कानून कैसे चलेगा, उसके बाद 10 दिन लगातार डिबेट हुई। तो उस 10 दिन की डिबेट मैंने किसको किसको क्या क्या जवाब दिया, वो आपको बता रहा हूं। एक बोला जी ऐसे कैसे हो जाएगा, हमारी पूजा पद्धति अलग है। हमने कहा ये यूनिफॉर्म प्रेयर कोड भी नहीं है, क्या आ रहा है? यूनिफॉर्म। तुम्हारी पूजा पद्धति एज इट इज रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इतनी लैंग्वेज है, इतने रिलीजन है, हमने कहा यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड भी नहीं है, क्या है? यूनिफॉर्म। हमारी पहचान अलग अलग है, हमने कहा यूनिफॉर्म आइडेंटिटी कोड भी नहीं है, क्या आ रहा है? यूनिफॉर्म। तो यानी यूनिफॉर्म्स। अच्छा हाँ, फिर उनको बड़ी चिंता हुई। एक दिन तो ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला, ट्राइबल्स का क्या होगा? छत्तीसगढ़ में ट्राइबल रहते हैं, मध्य प्रदेश में ट्राइबल रहते हैं, झाबुआ में ट्राइबल रहते हैं,
उधर नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल रहते हैं, उनके कस्टम का क्या होगा? मैंने कहा ये यूनिफॉर्म कस्टम कोड नहीं है। क्या है यूनिफॉर्म? तो कस्टम में कोई इंटरफेरेंस ही नहीं होगा। जिसका जो कस्टम है वो मनाएगा, जिसकी जो प्रेयर है, जिसकी पूजा पद्धति जिस तरीके से है, जो प्रकृति की पूजा करता प्रकृति की पूजा करेगा, जो शंकर जी की पूजा करता शंकर जी की पूजा करेगा, जो नदियों की पूजा, जैसे मणिपुर वगैरह में नदियों की पूजा करते हैं, वहां पे मंदिर कम पहाड़ की नदी की ज्यादा पूजा होती है नॉर्थ ईस्ट में। हमने कहा जो जिसकी जो पद्धति है, जो शैव है वो शैव रहेगा, जो वैष्णव है वैष्णव रहेगा। आदिवासी अपने तरीके से पूजा करेंगे, अपने तरीके से विवाह करेंगे, अपने तरीके से फेरे लेंगे, अपने तरीके से निकाहनामा होगा, अपने तरीके से चर्च में प्रेयर होगी, अपने तरीके से नमाज पढ़ी जाएगी, अपने तरीके से अजान होगी। उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। बारातियों का स्वागत वैसे ही होगा जैसे पहले हो रहा था, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। कन्यादान वैसे ही होगा, निकाहनामा वैसे ही पढ़ा जाएगा। जहां तक ट्राइबल की चिंता कर रहे हो, तो ट्राइबल के जो कस्टम है, खासतौर पे मध्य प्रदेश में भी आपके ट्राइबल्स हैं, छत्तीसगढ़ के एरिया में हैं, आपके इधर झाबुआ में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी, जहां पे भी हैं आपके, उनको संविधान ने जो प्रोटेक्शन दिया है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। यूसीसी से इसका कोई लेना देना नहीं। हमारे ट्राइबल भाई जैसे प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं, वैसे ही करेंगे। जैसे वो शादी विवाह करते हैं वैसे ही करेंगे। जैसे वो जमीन का बंटवारा करते हैं वैसे ही करेंगे। अब जहां तक नॉर्थ ईस्ट की बात आई, बोले नागालैंड का क्या होगा? एक्चुअली अब उसको सबकी चिंता हो गई है। नाम है MIM, पार्टी में मुस्लिम लिखा हुआ है, लेकिन अब ट्राइबल की भी चिंता है, सिखों की भी चिंता है, जैन की भी चिंता, सबको चिंता उनको हो गई। अपनी वाली छोड़ के अपनी वाली बात नहीं कर रहे। अपनी वाली क्यों नहीं कर रहे, मैं भी बताऊंगा क्यों नहीं कर रहे। जहां तक नागालैंड के ट्राइबल्स की बात है, 1860 का इंडियन पिनल कोड जहां नहीं चलता आज तक, खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरिया में। मैकाले ने 1860 में जो IPC बनाया, आज तक वहां लागू नहीं हुआ। आज भी वहां जमीन का विवाद कैसे निपटाया जाता है कि जमीन के विवाद में झगड़ा हुआ तो पंच बैठेंगे, कहेंगे जमीन की मिट्टी खाओ। और ये मेरे पास सुप्रीम कोर्ट केस आया, मैं वो केस बता रहा हूं। नागालैंड में जमीन का डिस्प्यूट, बोले ये हमारी जमीन है, दूसरा बोला हमारी जमीन है। बोले ठीक है चलो जमीन की मिट्टी खा लो, और मिट्टी मुंह में रख के शपथ लो कि हमारी जमीन है। उसके बाद 3 महीने इंतजार किया जाएगा। 3 महीने में जिसके पक्ष में किसी की डेथ हो गई, ये मान लिया जाएगा झूठा। और 3 महीने में अगर किसी की डेथ हो गई ब्लड रिलेटिव में, सगे संबंधियों में, तो वो झूठा है। नहीं डेथ हुई फिर मुकदमा शुरू होता है। तो नागालैंड के, मणिपुर, वहां मिजोरम के, मेघालय के जो ट्राइबल्स एरिया, उनको जहां संविधान ने प्रोटेक्शन दिया, जहां तक आजकल 1860 का IPC लागू नहीं हुआ, तो बड़ी सीधी बात है, जहां 1860 का IPC नहीं लागू हुआ, वहां जो 2023-24 का ICC कहां से लागू हो जाएगा? ICC UCC एक ही बात है, इंडियन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ही बात है। इसलिए इसके बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो मिथ्या है, कोई लेना देना नहीं। और सच्चाई तो यह है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भ्रम फैला रहे हैं वो बेटियों के, महिलाओं के सबसे बड़े दुश्मन है। और महिलाओं में भी मुस्लिम महिलाओं के सबसे बड़े दुश्मन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से हिंदुओं पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और ट्राइबल्स चूंकि हिंदू हैं इसलिए उन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ लीजिए आप इसको। ट्राइबल्स हिंदू ही है ना, जैन हिंदू हैं कानून के हिसाब से, बौद्ध हिंदू हैं, सिख हिंदू हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सवर्ण, ट्राइबल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है वो हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलने वाला है। हिंदुओं में केवल इतना बदलाव हो जाएगा कि शादी विवाह का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। तो जब मैं हिंदू कह रहा हूं तो जैन, बौद्ध, सिख भी उसी में आते हैं कानून की भाषा में। अभी मैंडेटरी नहीं है, अब मैंडेटरी हो जाएगा, UCC आएगा। तो भाई जब शादी हो गई तो जैसे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने में क्या दिक्कत है?
सब बनवा लेंगे, कोई दिक्कत है क्या? जरा बताइए जरा जोर से। तो हिंदू जैन बौद्ध सिख केवल एक फायदा, क्रिश्चियंस को दो फायदा। शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, उनका कूलिंग पीरियड 2 साल की बजाय 6 महीने हो जाएगा। कूलिंग पीरियड का मतलब ही हुआ जहां पति और पत्नी दोनों शादी तोड़ना चाहते हैं, जब वो कोर्ट में अप्लाई करते हैं तो जज कहते हैं, फैमिली कोर्ट के जज, अभी आप वेट करो, ठंडे दिमाग से सोचो कि तलाक डिवोर्स लेना है कि नहीं लेना है। तो उसको लीगल लैंग्वेज में कूलिंग पीरियड कहते हैं। हिंदू जैन बौद्ध सिख में कूलिंग पीरियड 6 महीने का है, क्रिश्चियंस का कूलिंग पीरियड 2 साल का है। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो सबका कूलिंग पीरियड एक समान हो जाएगा। सामान्यतया चूंकि पूरी दुनिया में 6 महीने है तो भारत में भी 6 महीने हो जाएगा। तो क्रिश्चियंस बेटियों को दूसरा फायदा, पारसी बेटियों को एक फायदा और हो जाएगा। शुरू के 2 फायदे, शादी विवाह का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया, कूलिंग पीरियड एक समान हो गया। तीसरा उनको फायदा हो जाएगा कि अगर वो कभी गैर पारसी से शादी करेंगी तो प्रॉपर्टी का उनका राइट खत्म नहीं होगा, बना रहेगा। लेकिन मुस्लिम बेटियों को 11 फायदा, हिंदुओं को कितना? 1 फायदा, मुस्लिम बेटियों को 11। सबसे बड़ा फायदा, उनकी शादी विवाह की उम्र भी 18 साल या 20 साल हो जाएगी, जो अभी 9 साल चल रही है। 9 साल भी नहीं, इनफैक्ट उसमें ईयर डिफाइन ही नहीं है, उसमें केवल इतना लिखा है पीरियड शुरू हो जाए बस। दिल्ली जैसे पोल्यूटेड शहर में, जहां एयर पोल्यूशन भी है, वाटर पोल्यूशन भी है, नॉइज पोल्यूशन भी है और आजकल पॉलिटिकल पोल्यूशन भी बहुत है, वहां तो 8 साल में पीरियड आ जाते हैं। अब सोचो 8 साल 9 साल की उम्र में निकाह कहीं जायज है क्या? आप बताइए जरा, जायज है क्या? 8-9 साल की निकाह में अगर उम्र 8-9 साल की उम्र में निकाह हो जाएगा तो 18-19 साल आते आते 4 बच्चे हो जाएंगे। उसकी जिंदगी तो स्पॉइल हो गई, किसी लायक नहीं, न पढ़ाई लिखाई हुई, न उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, हर तरीके का टॉर्चर। देश दुनिया क्या होती है, भारत क्या होता है, संविधान क्या होता है, विधान क्या होता है, कॉलेज क्या होता है, उसको कुछ पता ही नहीं। बचपन में ही वो सीधे यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो सबसे बड़ा फायदा होगा, शादी विवाह की उम्र समान होगी। जब मैंने 2018 में इसकी पुष्मति मैंने पीआईएल फाइल किया तो मैंने उसमें कोर्ट को बताया था कि 125 देशों में यूनिफॉर्म हो चुका है, दुनिया के 125 देशों में शादी विवाह की उम्र समान है। फिर सरकार ने जया जेटली कमेटी बनाई, कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दिया, उसके बाद बिल आया, बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ और कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टियां जो महिलाओं के समर्थन का दावा करती हैं, उन्होंने शादी विवाह की उम्र समान होने वाले कानून बिल का विरोध किया, जबरदस्ती उस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में डालने के लिए मजबूर किया। वो बिल अभी तक पास नहीं हुआ, हालांकि अब उसकी जरूरत भी नहीं है, जब यूसीसी आएगा तो उसी में शामिल हो जाएगा। तो पहला जो सबसे बड़ा फायदा होगा, शादी विवाह की उम्र समान होने से मुस्लिम बेटियां भी स्कूल में जाएंगी, कॉलेज में जाएंगी, पढ़ेंगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मेंटली मैच्योर होंगी, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होंगी, कम से कम उनको देश दुनिया की जानकारी होगी। अभी छोटे में ही निकाह हो जा रहा है, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा। 3 तलाक खत्म हो गया, लेकिन आपको पता है 4 तरीके के तलाक और चल रहा है। तलाके हसन चल रहा है, तलाके एहसन चल रहा है, तलाके बाइन चल रहा है, तलाके किनाया चल रहा है। ये चारों तरीके के तलाक को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। रिपब्लिक चैनल में काम करती है जर्नलिस्ट, उसका नाम है बेनजीर हिना, जर्नलिस्ट है, नोएडा में रहती है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब दिल्ली एनसीआर में ये हो रहा है तो मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा होगा उसकी कल्पना करिए आप। बेनजीर हिना एक जर्नलिस्ट है, पढ़ी लिखी लड़की है, दिल्ली में रही है, दिल्ली से पढ़ाई लिखाई किया। उसका हस्बैंड दिल्ली हाई कोर्ट में वकील है। उसने उसको चिट्ठी भेजा, 30 अप्रैल 2022 को चिट्ठी भेजा, हम तुम्हें तलाके हसन दे रहे हैं, और चिट्ठी पे कोई साइन नहीं। 30 मई को दूसरी चिट्ठी भेजा, हम तुम्हें तलाके हसन दे रहे हैं, चिट्ठी पे कोई साइन नहीं। और 30 जून को तीसरी बार चिट्ठी भी नहीं भेजा, वो कुरियर वाला भी पैसा बचा लिया, सीधे जीमेल कर दिया।
जीमेल से चिट्ठी लिखा, ईमेल किया, हम तुम्हें तलाक हसन देते हैं। 30 अप्रैल, 30 मई, 30 जून, यानी 2 महीने के अंदर 3 बार चिट्ठी चली गई। वो बेचारी जब गई काजी के पास, बाकी मौलवियों के पास, बोला है तुम्हारा तलाक हसन हो गया। उस लड़की ने बोला ये बताओ ये जीमेल कब शुरू हुआ? ये जीमेल तो 20 साल पहले आया और ये प्रथा 1400 साल पुरानी। तुम 1400 साल प्रथा के लिए, पुरानी प्रथा के लिए जीमेल यूज कर रहे, कुरियर यूज कर रहे। मतलब वो गुस्से के मारे जो कह सकती थी बेचारी कही। फिर मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ये तलाक हसन बंद होगा, सबका तलाक लेने का तरीका एक हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूं, तलाक बाइन, तलाक किनाया। कर्नाटक में कलबुर्गी एक स्थान है, डॉक्टर सईदा अमरीन, एमबीबीएस एमएस गायनोलॉजिस्ट। मैं पढ़े लिखे लोगों का एग्जांपल दे रहा हूं, अनपढ़ गंवार गरीबों का एग्जांपल नहीं दे रहा हूं। इससे आपको यह समझ में आएगा कि समस्या कितनी बड़ी है, आखिर प्रधानमंत्री जी ने क्यों इसको बोला है पब्लिकली। डॉक्टर सईदा अमरीन गायनोलॉजिस्ट, डॉक्टर सईदा अमरीन का हस्बैंड एमबीबीएस एमडी, वो भी डॉक्टर, सास ससुर भी डॉक्टर, घर में नर्सिंग होम। शौहर को किसी और से शादी करनी थी, उसने बोला हमने तुम्हें तलाक किनाया दे दिया। तलाक किनाया का मतलब 3 बार बोलना है, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया। हो गया तलाक किनाया। बेनजीर हिना को 3 चिट्ठी आई, हो गया तलाक हसन। पेटीएम से 15,000 रुपए भेजा, बोले ये इद्दत का खर्चा। छोटा सा बच्चा 1 साल का, 2,000 रुपए पेटीएम किया, बोले दूध का खर्चा। 17,000 रुपए में तलाक हसन, 20,000 रुपए में तलाक हसन। और उसको मैंने अमरीन से पूछा कि तुम्हें कुछ मिला क्या? बोले हमें तो पैसा भी नहीं मिला, उसको कम से कम 17,000 तो मिला, हमको 17,000 भी नहीं मिला। ऐसे ये कुरीतियां चल रही हैं, और उस भारत में चल रही हैं जहां नारी तू नारायणी हमारी मतलब हमारी प्रार्थना होती है, जहां कहते हैं यत्र नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां हम कहते हैं नारी की पूजा होती वहां देवता निवास करते हैं। यह कुरीति उस भारत में हो रही है जहां हम साल में 2 बार नवरात्रा मनाते हैं, जहां हम साल में 2 बार कन्याओं का पूजन करते हैं। तो मैं इस देश के बुद्धिजीवियों से पूछता हूं, यह संविधान भारत का है या अरब का है? अगर भारत का है तो भारत की रीतियां, भारत की परंपरा, भारत के ही संस्कार चलेंगे, न कि कोई अरब की कुरीति या अमेरिका की कुरीति चलेगी। जब यूसीसी आएगा तो आपका तलाक हसन, तलाक एहसन, तलाक बाइन, तलाक किनाया खत्म होगा। सबका ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स एक जैसा हो जाएगा। तो फायदा किसको हुआ? जोर से बोलिए जरा। हिंदू जैन बौद्ध सिख में है ही नहीं है, तो फायदा बड़ी समस्या। भाई बात तो वही है ना, दवा का फायदा उसी को होगा ना जिसके शरीर में बीमारी हो। जिसका शरीर स्वस्थ है उसको दवा की जरूरत ही नहीं। यूसीसी आए या ना आए, हिंदू जैन बौद्ध सिख में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि 1955 का जो हिंदू कोड बिल है अपने आप में महिला पुरुष को एक समान मानता है, कहीं कोई भेदभाव नहीं करता। जो थोड़ी बहुत उसमें कमी थी, सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट ने उस गैप को भर दिया। आज की डेट में एकदम इक्वल राइट है, पति पत्नी के बीच में एकदम बराबर अधिकार है, भाई बहन को एक समान अधिकार है, माता पिता को एक समान अधिकार है, कोई भेदभाव नहीं है। तो यूसीसी का फायदा वहां हुआ। गोद लेने का अधिकार, आप जानते हैं जब मैंने एडॉप्शन वाली पीआईएल फाइल किया पुष्मित जी, मेरे पास अनंतनाग से फोन आया, मुझे धन्यवाद दिया, जी बहुत अच्छा किया आपने पीआईएल कर दिया। हमने कहा तुम्हें क्या फायदा? बोले साहब हमारे नाना के पास बहुत प्रॉपर्टी है, नाना जी हमें देना चाहते हैं क्योंकि हमारे मामा नहीं है, लेकिन नाना अपनी प्रॉपर्टी हमें नहीं दे सकते, उनकी प्रॉपर्टी वक्फ में जा रही है। तो यूसीसी आएगा तो कम से कम हमको अपनी नाना की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। आज शरीयत एक्ट में केवल 1/3 प्रॉपर्टी ही दे सकते हैं। जहां तक दूसरों को देने का है, अगर वो अपना बच्चा है, बायोलॉजिकल सन है, उसको तो 100% दे सकते हैं, गोद लेने वाले को नहीं दे सकते। अब बात यह अगर बच्चा नहीं हुआ
तो प्रॉपर्टी दे नहीं सकते। जब प्रॉपर्टी दे नहीं सकते तो कोई अपना बच्चा कोई किसी को गोद देगा क्यों? अब गोद ले बच्चा हुआ नहीं, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को बचाना है, तो तरीका क्या है? दूसरी शादी। लेकिन समस्या यह है कि सब अगर वो प्रॉब्लम हस्बैंड में है तो दूसरी शादी कर लो तभी बच्चा नहीं होगा। अगर पत्नी में दिक्कत है तब तो समझ में आ भाई ठीक है, दूसरी शादी किया बच्चा हो गया। लेकिन अगर पति के अंदर कोई कमी है, दूसरी शादी के बाद भी बच्चा नहीं होगा। समस्या क्यों की त्यों। एक और बड़ी समस्या, चूंकि अपने दामाद को दे नहीं सकते, 5 बेटियां हो गई, 4 बेटियां हो गई, प्रॉपर्टी को बचाने के लिए बेटा चाहिए। बेटा होगा कि बेटी, ये किस पे डिपेंड करता है? हस्बैंड पे, वाइफ पे नहीं। तो पता चला कि पहले 4 बेटियां थीं, लेकिन प्रॉपर्टी बचाने के लिए बेटा चाहिए। बेटे के चक्कर में एक और निकाह कर लिया, और बेटा होगा कि बेटी, यह हस्बैंड पे डिपेंड करता है। वाइफ बदल गई, हस्बैंड तो वही रहा, तो अगली से भी 4 बेटी और हो गई, 8 बेटी हो गई, बेटा हुआ ही नहीं। समस्या ज्यों की त्यों। यूसीसी आएगा तो गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा, दूसरा शादी करना ही नहीं पड़ेगा। यूसीसी आएगा, भरण पोषण का अधिकार मिल जाएगा। जिस तरीके से बेनजीर को केवल 15,000 रुपए पेटीएम पे आया, 2,000 रुपए बच्चे के लिए दूध का आया, वैसा नहीं होगा। जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में मेंटेनेंस मिलता है, गुजारा भत्ता मिलता है, हमारी मुस्लिम बेटियों को भी मिलेगा। यूसीसी आएगा तो बहुविवाह बंद हो जाएगा, 4 शादी वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा, और कड़ाई से लागू होगा। आज भी लागू है। इनफैक्ट अगर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख दूसरा विवाह करे तो 7 साल सजा है उसमें। मुस्लिम्स पे लागू नहीं होता। अब 4 शादी या 2 शादी से पीड़ित कौन है? मुस्लिम बेटियां। तो यूसीसी का फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को कोई फर्क ही नहीं पड़ा।